Hello everyone, I am Anand Sekhar Vasisht. Welcome you all on the platform of G-Centric in the lecture of Electromagnetic Field Theory. इससे पहले EMFT में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कवर कर लिया था और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंक्लूजन क्या निकला था, अगर कोई पॉइंट P है उसके तीन कोऑर्डिनेट्स x, y, z क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए x वाली डायरेक्शन में, आपको ये समझ में आ रहा होगा x वाली डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं आप, तो ये x वाली डायरेक्शन में इतना आप आगे बढ़ करके आगे हैं तो इस P पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, ये डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी x। ऐसे y वाली डिस्टेंस क्या थी, y वाला कोऑर्डिनेट जो था y एक्सिस वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस तक पहुंच गए हम, तो ये वाला जो पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप समझ सकते हो कि यहां से इतनी डिस्टेंस तक पहुंच जाने हम, ये y है। और z वाला जो था वो था z वाली एक्सिस की डायरेक्शन में कितने हाइट तक हम पहुंच गए, दैट वाज z। ये 3D व्यू समझ में आ रहा होगा x, y, z इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। अगर इसी पॉइंट को हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में रिप्रेजेंट करें तो x, y, z की जगह तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो, फाई, z। अब ये रो, फाई, z कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, क्या बता रहे होते हैं, ये समझना है हमें। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है रो, सुन लीजिएगा क्या होता है, हमें इसी पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट्स रो, फाई, z रिप्रेजेंट करना है। तो जो रो होता है वो होता है इस पॉइंट से पास होने वाला एक सिलेंडर। अब जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर की एक एक्सिस होती है ना, जैसे अगर मान लो ये कि सिलेंडर है तो इस सिलेंडर की एक सेंटर एक्सिस होती है, पास होने वाला सिलेंडर जो होगा सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस होनी चाहिए जेड एक्सिस, तो सिलेंडर का जो रेडियस होगा दैट इज रो। मतलब अगर हम बाय वर्ड्स डिफाइन करें तो कह सकते हैं रो इज द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड सेंट्रल एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर टू बी जेड एक्सिस। तो देखिएगा मैं उसी पॉइंट को अगर रो, फाई, जेड में समझ रहा हूं तो ये है मेरा पी पॉइंट। तो जो रो था वो था सिलेंडर हमें बनाना है, इस पॉइंट पी से पास होने वाला एक सिलेंडर कंसीडर करना है। पॉइंट से पास होने का मतलब होना चाहिए, मान लो ये सिलेंडर है तो जो पॉइंट होना चाहिए वो इस सिलेंडर के ऊपर में इसमें कहीं पर हो, जो नहीं है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जहां कहीं पे भी पॉइंट है वहां से पास हो रहा है सिलेंडर। और ये जर्नी है कि इस ऊपर ही ऊपर वाले सिरे पर और नीचे में भी कहीं पर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कहीं पर इस तरीके से हो, बट पॉइंट से पास होना चाहिए सिलेंडर। तो मैं एक बार इसको कंसिडर कर रहा हूं कि सिलेंडर जो पास हो रहा है वो इस पॉइंट पी से पास हो, तो इस तरीके से बन रहा है। ये था पॉइंट जिससे पास होना था। अच्छा, अब इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो ये रेडियस हो जाएगा। ये पॉइंट यहां पर होता तो आप ये रेडियस यहां से कैलकुलेट करते, सेंटर से ही तो देखेंगे, पॉइंट यहां पर होता तो रेडियस यहां से देखते, यहां से देखते, जहां पर पॉइंट होगा वहां से रेडियस देखना है। अब ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि ये कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा है, एक्चुअल में आप इसका टॉप व्यू देखोगे, हमने समझा था टॉप व्यू का मतलब आपको ऊपर से जाके देखना है, तो ऊपर से देखोगे तो ऐसे एक सर्कल नजर आ रहा होगा ना, तो टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे एक सर्कल नजर आ रहा होगा, बीच में से आते हुए जेड एक्सिस आ रही होगी और हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी कहीं पर यहां कहीं पर होगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर ऐसा हो रहा होगा। तो रेडियस चारों तरफ सेम ही होगी ना, तो ये सेम है रेडियस हर जगह पर। हाल फिलहाल में जो पॉइंट है वो पॉइंट यहां पर है, ठीक है। रो का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, अगर हम रो की वैल्यू यहां पॉइंट ना करके यहां पर कंसीडर करें तो फिर उस केस में जो सिलेंडर होगा वो ऐसे थोड़ा छोटा आ रहा होगा, तो सिलेंडर की रेडियस भी कम हो रही होगी। अब ये डिस्टेंस कम रह जाएगी, रो की वैल्यू यहां पर बढ़ गई होगी, और बड़ा अगर दूर जाकर देखें तो बड़ा सिलेंडर आ रहा होगा तो रो की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू और ज्यादा आ रही होगी सिलेंडर के लिए। तो आप ये समझ सकते हो कि मिनिमम टू मिनिमम अगर पॉइंट यहां पर आ जाए तो रो की वैल्यू 0 होगी। रो की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ती जा रही होगी जैसे जैसे डिस्टेंस पर आप आगे बढ़ोगे। अच्छा, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ रही है, अगर पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3 हो जाएगी, क्या नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी ना ऐसा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक सर्कल है, भाई सिलेंडर क्या है, एक तरह से एक सिलेंडर का रेडियस का मतलब ऊपर से देख रहे हैं तो सर्कल नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर पूछूं कि पॉइंट का रेडियस कितना, आप बोल रहे हो 1 मीटर, अगर मैं पीछे जाके बोलूं तो -1 मीटर थोड़ी बोल दो क्या आप,
रेडियस तो 1 मीटर बोलोगे, रेडियस एक डिस्टेंस ही तो होती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। ऐसा थोड़ी कह सकते हो आपकी दिल्ली से और आगरा की दूरी -200 किलोमीटर है, नहीं बोल सकते ना, पॉजिटिव होता है डिस्टेंस हमेशा। तो यहां पर चाहे रेडियस आगे जाके देखें हम या रेडियस पीछे जाके देखें, मतलब सिलेंडर के चारों तरफ कहीं पर भी देखें, हमारा पॉइंट से पास हो रहा होगा सिलेंडर, तो जो रेडियस बन रही होगी वो चारों तरफ पॉजिटिव ही बन रही होगी। मींस अगर ये डिस्टेंस रो है तो ये भी रो है, बैक साइड में भी ये डिस्टेंस रो है, इधर साइड में भी ये डिस्टेंस रो है, हर जगह पर रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है आपकी फाई क्या चीज होती है। रो तो हमने समझ लिया रेडियस ऑफ सिलेंडर, और कौन सा सिलेंडर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द सिलेंडर एज जेड एक्सिस। फाई होता है जिसको हम एजिम्यूथल एंगल भी बोलते हैं। ये एजिम्यूथल एंगल क्या होता है, एजिम्यूथल एंगल होता है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ये रहा पॉइंट, उस पॉइंट से और जेड एक्सिस से पास होने वाला एक प्लेन होगा जिसको हम बोलते हैं एजिम्यूथल प्लेन। क्या बोलते हैं, एजिम्यूथल प्लेन। अच्छा देखना अगर यहां पर देखना, ये पॉइंट पी रहा, ये जेड एक्सिस रही, ये ग्रीन कलर में प्लेन इमेजिन कर पा रहे होंगे आप, ये इस तरीके से जो है यहां पर इस तरह शो किया हुआ है, पॉइंट पी यहां पर होगा, ऐसा कुछ होगा। ये जो प्लेन है, इस प्लेन को ही हम बोलेंगे एजिम्यूथल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, ये है एजिम्यूथल प्लेन। इस एजिम्यूथल प्लेन का अगर हम एक्स जेड प्लेन ये नजर आ रहा होगा जो रेड कलर में दिख रहा है, उस रेड कलर वाले प्लेन के साथ, एक्स जेड प्लेन के साथ ये एजिम्यूथल प्लेन कितने एंगल पर देखें हम, कितने एंगल पर ओरिएंटेड है, तो ये रहा एंगल, इस एंगल को ही हम बोलेंगे फाई। क्या बोलेंगे, फाई या एजिम्यूथल एंगल। एक बार वापस से समझना इसी चीज को, अगर मैं देखूं तो ये मान के चलिएगा, ये हमारा ओरिजिन था, ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, ये है पॉइंट जिस पर हमें कैलकुलेट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट पे कैलकुलेट करना है। तो ये प्लेन जो होगा एजिम्यूथल प्लेन हो जाएगा, जो पॉइंट से पास हो रहा है और जेड एक्सिस से पास हो रहा है। अच्छा आप ऐसे नहीं मान लेना पॉइंट से पास हो रहा है, जेड एक्सिस से पास होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए ना कि जेड एक्सिस को कट करके जाना चाहिए, जेड एक्सिस से पास होना चाहिए इस तरीके से। तो जेड एक्सिस से पास हो रहा है और पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये प्लेन जो एजिम्यूथल प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन के साथ, एक्स जेड प्लेन है, इसके साथ कितने एंगल पर है, इसको हम बोल देंगे एजिम्यूथल एंगल। क्लियर होती होगी बात है। तो अगर मैं यहां पर समझूं इस चीज को, तो ये जो प्लेन दिख रहा है, ये दिख रहा होगा पॉइंट पी था, ये आप समझ सकते हो, ये वाला जो प्लेन है ये एजिम्यूथल प्लेन हो जाएगा, पॉइंट पी से पास हो रहा है और जेड एक्सिस से पास हो रहा है। और ये एक्स जेड प्लेन जो था ये वाला, इसके साथ कितने एंगल पर आ रहा है, यही है फाई। जेड तो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड होता था, सेम वही सिलेंड्रिकल में जेड होता है। मतलब इस पी पॉइंट को अगर हम देखें तो जेड वाली एक्सिस की डायरेक्शन में, मींस हाइट में कितनी ऊपर चला गया, दैट इज जेड। अगर मैं इसको थोड़ा सा फेयर में अगर समझ लूं, आप ये हमने चीजों को समझ लिया है, एक फेयर में रो फाई जेड क्या रिप्रेजेंट हो रहे होंगे वो थोड़ा सा देखें। चले देखना, अगर ये पॉइंट P था हमारा, तो इस P पॉइंट का रो क्या बन रहा था, इस P पॉइंट से पास होने वाला एक सिलेंडर कंसीडर किया हमने, इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा दैट इज रो। अब ये सिलेंडर ऐसे कुछ हो रहा होगा ना, ये सिलेंडर का जो रेडियस होगा ये इस तरीके से जा रहा होगा, दैट इज रो। फाई क्या था, इसी में हमने एजिम्यूथल प्लेन समझा था, एजिम्यूथल प्लेन पॉइंट P से पास होने वाला और जेड एक्सिस से पास होने वाला ये प्लेन है। ये एक्स जेड प्लेन ये रेड कलर में समझ में आ रहा होगा, एक्स जेड प्लेन से कितने एंगल पर है, दैट इज फाई। ये रेडियस थी रो, और जेड क्या चीज है, जेड इज ये हाइट। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस, रो की रेंज कहां से कहां तक होगी। अगर मैं यहां पर ओरिजिन में कहीं पॉइंट पर देखूं तो रेडियस जो बनेगा वो 0 बनेगा, जैसे जैसे दूर आगे बढ़ते जाऊंगा रो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आगे की बजाय पीछे जाऊंगा तो भी रो की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो रो की मिनिमम वैल्यू पीछे जाने पर नेगेटिव नहीं होती है, मींस मिनिमम 0 होगी और 0 के इक्वल हो सकती है, और मैक्सिमम आगे जाओ इधर
उस साइड में जाओ, इस साइड मेरी तरफ आओ या पीछे की तरफ जाओ, आगे इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, रो की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में रेंज में होगी। फाई की अगर बात करें, अच्छा अगर यही पॉइंट हमारा यहां ना होकर के यहां पर होता, इधर होता, तो आप कहते हैं ये एजिमुथल प्लेन जो बनता वो ये वाला बनता, ये वाला बनता, मींस कह सकते हो आप ये एक्सजेड प्लेन पर ही आ रहा होता। एक्सजेड प्लेन पर आ रहा होता तो एक्सजेड प्लेन से 0 डिग्री पर होता, यहां 0 है, यहां 0 से बढ़ करके कुछ मान लो 30 डिग्री है, और आगे बढ़ करके अगर ये पॉइंट यहां पर आ रहा होता तो आप कह सकते हो एक्सजेड प्लेन के साथ 90 डिग्री पर चला जाता। ऐसे अगर इसी के जस्ट पीछे अपोजिट में चला जाता है इधर में, तो आप बोल सकते हो एक्सजेड प्लेन के साथ और पीछे की तरफ देखें तो 180 डिग्री पर हो जाता। और अगर यही ऐसे इस तरह से आ रहा होता, ये समझ पा रहे होंगे, तो ये 90 की बजाय 90 के इस साइड में देखें तो 270 डिग्री आ जाएगा और घूमते हुए 360 तक। तो आप कह सकते हो फाई की वैल्यू 0 से लेके 360 बोल दूं या 2 पाई बोल दूं, से 0 से 2 पाई के बीच में होगी। और जेड तो हम हाइट समझते ही थे, नीचे जाते थे तो नेगेटिव, ऊपर जाते थे तो पॉजिटिव, नीचे माइनस इनफाइनाइट से ऊपर प्लस इनफाइनाइट के बीच में ये जेड वेरी कर रहा हो सकता है। तो हमने ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, सॉरी तीनों कोऑर्डिनेट समझ लिए हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, ठीक है, ये क्लियर होते होंगे रो फाई जेड का मीनिंग। अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अगर इमेजिनेशंस करने हो हमें पॉइंट्स का, लाइंस किस तरह की बन सकती हैं, या प्लेन्स का तो किस तरह के बन सकते हैं वो समझते हैं, जैसे हमने कार्टेशियन में किया था सेम उसी तरीके से। चलिए तो आगे फॉलो करते हैं। इसके लिए हमने समझ लिया था रो फाई जेड की ये रेंजेज होती हैं। अभी मैं एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, ये है पॉइंट पी। इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रो होगा वो ये डिस्टेंस होगी, समझ में आता होगा। आप आगे बढ़ के कितना आ गया, कितने एंगल पर एजिमुथल प्लेन, ये एजिमुथल प्लेन ब्लैक कलर में नजर आ रहा होगा ना, ये इस वाले प्लेन से रेड कलर में जो प्लेन है एक्सजेड प्लेन, इससे कितने एंगल पर ओरिएंटेड हो गया फाई, और जेड ये कितने हाइट पे हो गया है। अब ध्यान समझना, रो फाई जेड की वैल्यूज के हिसाब से अगर कोई बोल देता है रो इक्वल टू ये पी पॉइंट है या ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ऐसे बोलता है कोई, इसको देख के समझ में आ रहा है कि रो नेगेटिव हो सकता है क्या। आप यहां से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे सिलेंडर का रेडियस बढ़ रहा होगा, कभी नेगेटिव रेडियस थोड़ी हो सकता है। इसको देख के समझ में आता है कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो ही नहीं सकता है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पहला टर्म जो होता है रो होता है, जो कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो आप ये कहोगे ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में नहीं होगा ये वाला पॉइंट। हो सकता है ये कार्टेशियन में हो, या हो सकता है अभी हमने स्फेरिकल नहीं पढ़ा, स्फेरिकल में हो सकता है, अभी नॉलेज नहीं है हमें इसलिए उस बारे में सोच नहीं रहे। बट कार्टेशियन में तो हो सकता है ना एक्स नेगेटिव हो सकता है, आगे आने के बजाय पीछे जा रहे होंगे आप। चलिए एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं मैं, अब इसके कोऑर्डिनेट है कुछ, फाई का वैल्यू है ये ऐसा कुछ होगा, रो की वैल्यू 3, मतलब आप ऐसे आगे बढ़ते हुए 3 डिस्टेंस तक आगे होंगे, 30 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड होंगे और 2 की हाइट पर होंगे। अगर कोई बोलता है ऐसे, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा ये रो की वैल्यू ज्यादा कम होने का मतलब होगा इस जेड एक्सिस से ज्यादा आगे पीछे जा रहे हैं हम, उस साइड में जाए दूर, चाहे उस साइड में जाए, चाहे उस साइड में जाए दूर, जैसे जैसे दूर जा रहे होंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही होगी। अच्छा अब अगर फाई की वैल्यू हो जाती है 120 डिग्री, तो इसका मतलब उतनी ही हाइट पे थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे जाके, लेकिन जो फाई है वो 120 डिग्री हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, मैंने इस फिगर में कुछ प्लेन देखे हैं, रेड कलर में जो प्लेन है उसकी बजाय ब्लू कलर में जो प्लेन आ रहा है वो वाई जेड के साथ में है। तो आप कह सकते हो रेड और ब्लू के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। उस 90 डिग्री से ज्यादा हो गया अगर एंगल, तो आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर में जा रहा है वो एक्स जेड के जस्ट अपोजिट में जा रहा है उस साइड में, तो आप कह सकते हो वो यहां से 180 डिग्री पर होगा। अगर 180 डिग्री और 90 के बीच में हो तो उस साइड वाले खांचे में कहीं पर फिट हो रहा होगा वो पॉइंट। अब उस साइड वाले में कितनी आगे होगा वो 120 डिग्री के हिसाब से आप कह सकते हो यहां से 30 डिग्री और आगे जाके हो रहा होगा। कितनी दूर होगा, ओरिजिन से 5 के डिस्टेंस पे होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ये 3 की डिस्टेंस पे था, और हाइट उतनी हाइट पर होगा। नेक्स्ट अगर फाई की वैल्यू 180 से ज्यादा हो जाए बट 270 से कम हो, तो आप समझ सकते हैं ब्लैक और ब्लू कलर के बीच में उधर में कहीं पर वो होगा लोकेशन, वहां कहीं पे लोकेटेड होगा। और अगर 270 से और 360 के बीच में हो जाए तो फिर यहां कहीं पे लोकेटेड होगा। फाई की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में समझ में आता है ना, 0 से π/2 मीन्स रेड एंड ब्लैक के बीच में, π/2 से पाई मीन्स ब्लू और ग्रीन के बीच में, पाई से लेके 3π/2 मीन्स ग्रीन और ब्लैक के बीच में, और 3π/2 से लेके और 2 पाई के बीच में तो ब्लैक और
रेड के बीच में फाई, और रो जो होगा वो केवल यहां से दूरी को चेंज कर रहा होगा और जेड हाइट को चेंज कर रहा होगा। इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को इमेजिन कर लेंगे। क्लियर होती होगी बात है। अब अगर पॉइंट की बजाय हम जैसे कार्टेशियन में सीखा था लाइन को, या हम कहें अगर प्लेन्स को इसमें रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे लाइन या प्लेन्स, वो समझते हैं। चलिए, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ध्यान दें तो याद आ रहा होगा आपको x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट या y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट या z इक्वल टू कुछ कांस्टेंट प्लेन्स होते थे। जैसे अगर मैं यहां पर देखो कार्टेशियन में, तो रेड कलर में जो प्लेन है ये x c और z की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू जीरो है, y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू जीरो वाला प्लेन है। याद आ गया होगा। ऐसे हम सिलेंड्रिकल में कैसे समझ सकते हैं, ऐसे अगर कोई सिलेंड्रिकल में बात करें तो रो इक्वल टू कुछ कांस्टेंट प्लेन होना चाहिए, उस हिसाब से समझे था तो समझता है रो इक्वल टू कांस्टेंट कैसे प्लेन होगा। जैसे कोई बोल देता है रो इक्वल टू 2, इसका मतलब उसने रो की फिक्स वैल्यू बोली है 2, लेकिन जेड और फाई कुछ भी हो सकता है, रो फिक्स होना चाहिए 2। अगर आप एक सिलेंडर कंसिडर करते हो जिसका रेडियस 2 है, अगर इस सिलेंडर में कहीं पर भी चले जाएं आप, रो की वैल्यू 2 होगी ना, इधर देखो आगे पीछे कहीं पर भी देखो रो की वैल्यू 2 हो रही होगी, नीचे जाओ कहीं पर भी रो की वैल्यू फिक्स हो रही होगी 2 हो रही होगी। फाई की वैल्यू आप जैसे जैसे ऐसे चेंज हो रहे होंगे वैसे वैसे बढ़ते हुए और 0 से पहुंचते हुए 2 पाई तक आ रही होगी। फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर नीचे आने के साथ जेड की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन रो की वैल्यू फिक्स रहेगी, और रो की वैल्यू क्या फिक्स रहेगी 2। तो आगे इसके क्या समझ में होता है, रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोले अगर कोई, तो वो एक सिलेंडर का जो ये चारों तरफ बाहर का सरफेस होता है वो वाला सरफेस बनता है, सिलेंड्रिकल प्लेन बनेगा। तो रो इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा क्या बनेगा, कोई सिलेंड्रिकल प्लेन बनेगा। क्लियर बात। अगर रो इक्वल टू 2 की जाए कोई रो इक्वल टू 3 बोल देता, देन उस केस में थोड़ा बड़ा सिलेंडर बन जाता, ये 3 रेडियस वाला बड़ा सिलेंडर बन जाता। रहेगा अब ये रेड कलर वाला, समझ में आ रहा होगा, ये रेड कलर वाला चारों तरफ का जो प्लेन है सिलेंड्रिकल प्लेन, वो वाला रो इक्वल टू 3 वाला प्लेन हो जाएगा। ये रो इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये रो इक्वल टू 2 था। चलिए, रो इक्वल टू कांस्टेंट जैसे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू कांस्टेंट होते थे, ऐसे रो इक्वल टू कांस्टेंट से प्लेन हमें समझ में आ गया कैसे होगा। नेक्स्ट समझते हैं, अगर फाई इक्वल टू कांस्टेंट की बात करें तो जैसे कोई बोले फाइव इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप कह सकते हो इस एक्स जेड प्लेन और ये जो 90 पर प्लेन होता था इसके बीच में कहीं पर आ रहा होगा रो इक्वल टू 30 वाला प्लेन, ऐसा कहीं पे। ये जो प्लेन है पूरा के पूरा, इस प्लेन को हम बोलेंगे रो इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन। अगर रो इक्वल टू कोई 30 की जगह बोलते 60, तो थोड़ा सा आगे जाके आ रहा होगा, ये रो इक्वल टू 60 वाला प्लेन हो जाएगा। कोई बोलते रो इक्वल टू 90, तो 90 वाला ये वाला प्लेन हो जाएगा। ये रो इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन्स एक तरह से एजिमुथल प्लेन्स होंगे, और एजिमुथल प्लेन क्या होता है, हमेशा जेड एक्सिस से बाहर निकल के ऐसे आ रहा होता है। यही रो इक्वल टू कांस्टेंट 90 डिग्री, ओ सॉरी 180 डिग्री हो जाए तो ये पीछे की साइड में ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे 270 डिग्री हो सकता है इस तरीके से। तो रो इक्वल टू कांस्टेंट वाले प्लेन इस तरह से बाहर निकल तो इस तरह से होंगे, जेड एक्सिस से बाहर निकल के ऐसे आ रहे होंगे। क्लियर होती होगी बात। जेड इक्वल टू कांस्टेंट तो जैसा कार्टेशियन में होता था सेम उसी तरीके से है। अगर यहां पे आप देखें तो ये वाला प्लेन एक पर्टिकुलर हाइट पर है, यहां पे दोनों तरफ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हाइट जेड की वैल्यू जितनी भी कांस्टेंट आप लेके चल रहे हो उतनी कांस्टेंट हाइट पर इस तरीके से आ रहा होगा, और ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में इस तरीके से प्लेस हो रहा होगा। ये जेड इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्लेन हो जाएगा। तीनों प्लेन समझ में आ गए होंगे। अब लाइंस कैसे बनती थी याद आ रहा होगा आपको। अगर कभी कोई बोले x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 आपको याद आ रहा होगा, x इक्वल टू 2x में इस तरह से 2 पर होगा, और y इक्वल टू 3 दोनों कट करते थे तो ऐसे लाइन बनती थी। ऐसे ही अगर रो इक्वल टू कुछ कांस्टेंट एंड फाइव इक्वल टू कुछ बोलते हैं, या फाइव इक्वल टू कुछ कांस्टेंट एंड जेड इक्वल टू कुछ बोल दे, या रे इक्वल टू कुछ कांस्टेंट एंड जेड इक्वल टू कुछ कांस्टेंट बोल दे, तो उससे लाइंस बनेगी। अब कैसी लाइन बनेगी, जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेट लाइन ही बने, किस तरह की लाइन बनेगी ये समझना है हमें। तो ध्यान देना एक बार, देखना ये आपका रो इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्रीन कलर वाला प्लेन है। अगर इसी में कोई बोल देता है जेड इक्वल टू 5, रो इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 वाला प्लेन ऐसा कुछ होगा, 5 हाइट पर इस तरह से जा रहा होगा, इस तरह से।
ये z इक्वल टू 5 वाला प्लेन और ये रो इक्वल टू 2 वाला है। जब कट करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मान लो वो सिलेंडर था, ये वाला सिलेंडर, अगर z इक्वल टू समथिंग कुछ कट करेगा इसको, ये कट किया तो ऊपर एक ऐसे सर्कल सा नजर आएगा ना, तो सर्कुलर लाइन बन जाएगी। तो इससे जो लाइन बनेगी वो कैसी लाइन बनेगी? सर्कुलर लाइन बनेगी। और ये सर्कुलर लाइन की सर्कल किसके अराउंड होगा? जेड एक्सिस के अराउंड होगा ये लाइन। सर्कुलर लाइन जो होगी अराउंड जेड एक्सिस होगी। ऐसे ही अगर कोई बोले फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रो इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट ऐसा है, मान लो ये फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब इसको कट कर रहा होगा तो ऐसे एक लाइन बन के आएगी ना। ये फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आगे भी जा रहा होता, आगे ये इसको कट करते हुए ऐसे एक लाइन बनाते हुए जाएगा, तो एक लाइन बन करके आएगी, रो फाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट एंड रो इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, एक लाइन बनेगी और ये लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस होगी। ऐसे ही अगर जेड इक्वल टू कुछ कांस्टेंट एंड रो इक्वल टू कुछ कांस्टेंट बोलता है ऐसा कुछ, तो एक ऐसी लाइन बन के आएगी जैसे ये हमारी जेड एक्सिस है, जेड इक्वल फाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, ये प्लेन है, जेड इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है, तो कट करके ऐसी लाइन है तो हमारी जो जेड एक्सिस होगी उससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रही होगी। अगर फाई इक्वल टू 30 या 60 डिग्री हो जाए तो इतने डिग्री पर लाइन आ रही होगी, 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे होगी। तो ये एक लाइन होगी आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, जैसे ये वाली बन करके आ रही है, ये इस पर्टिकुलर हाइट जेड पर और ये इस पर्टिकुलर फाई कांस्टेंट से आ रही है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से हम लाइन, पॉइंट्स और प्लेन्स को इमेजिन करना सीख गए। ठीक है, अभी हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और समझना है, उसके बाद फिर हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में सारी कैलकुलेशंस समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।